अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन खुशामदीद कहता हूँ मैं अपने प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ में, और मैं हूँ आपका मेज़बान कासिम रज़ा। नाज़रीन हर बुध को इसी वक्त ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। प्रोग्राम का मकसद वो टॉप स्टोरीज़ जो कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान रूनुमा हुई होती हैं, बाहर आई होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, पीछे क्या छुपा हुआ होता है, और ये प्रोग्राम बेस करता है देश से देश तक का सफ़र करता है। जहाँ हम बसे हुए हैं वहाँ की स्टोरीज़ आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं, और उसके बाद फिर देश चला जाता है कि वहाँ की भी पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है वो भी आपको मुकम्मल तौर पर आगाही दी जाती है, उससे आपके साथ शेयर किया जाता है। इस प्रोग्राम में कुछ जर्नलिस्ट हमारे साथ शामिल होते हैं, यूके से भी होते हैं, पाकिस्तान से भी होते हैं, और ये वो तमाम वो सहाफ़ी हैं जो मुकाम सहाफ़त को जो है वो अपना पहनावा और अपना जुनून समझते हैं। वो सहाफ़ी इसमें शामिल होते हैं कि जिनके जो स्टोरीज़ करने जब जाते हैं तो उन्हें देखकर सच खुद ब खुद बाहर आने लगता है, ताकि लोगों तक भी सही मुंतकिल हो सके सारी चीज़ें। यूके वाले मेरी इन बातों को यकीनी तौर पर समझ रहे होंगे और शायद मुस्करा भी रहे होंगे। लेकिन बड़ा आजमाइश का दौर है, हर तरफ से कोरोना वायरस के हवाले से जो भी खबरें आती हैं वो दिल को दहला देती हैं, और हम ये सोचते रह गए हैं कि अब 3 से ज़्यादा हफ्ते हो चुके हैं, फिर मज़ीद ये सूरत हाल है कि ज़रा सी खांसी भी आती है तो हम डर भी जाते हैं। लेकिन बहरहाल सब कुछ करना तो है। तो यहाँ जो ख़बरें आ रही हैं, जो अब तक 15 लाख से ज़ायद अफराद इसका शिकार हो चुके हैं, उससे भी ज़्यादा शायद 2 लाख के करीब अफराद जो हैं वो इससे लुक़्मा अजल बन चुके हैं, तकरीबन पूरे होने वाले हैं। यूरोप में इसकी एक बहुत ही भयानक तस्वीर सामने आ रही है। हैरत है कि इस तरक्की याफ्ता दुनिया में भी जो पूरी दुनिया को चला रही थी, वहाँ पर अब तक जो है इसका मुकाबला नहीं हो सका, और जानों के ज़या का एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो है। चाहे हम स्पेन की बात करें, चाहे हम फ्रांस की बात करें, चाहे हम यूरोप के दीगर ममालिक की बात करें, माज़रत चाहता हूँ, वहाँ भी ये सब कुछ है। यूके की बात करते हैं तो एक दिन पहले जब 400 से कुछ की तादाद सामने आई थी तो हम समझे थे कि ये फ्लैट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फिर कुछ कैलकुलेशन की मिस्टेक्स थी और उसके बाद पता चला कि फिर वो फिगर 800 और आज शायद जो है वो 1000 से ऊपर फिगर जा चुका है। इन तमाम फिर बात करेंगे, इनकी तफसीलात लेंगे कि सिचुएशंस जो हैं वो क्या हो रही हैं और क्या सूरत हाल जारी है इसमें ना। अच्छा नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे साथ जो लोग शामिल हैं उसमें स्पेन से हमारे साथ हाजी नवीद वड़ाइच साहब हैं। नवीद वड़ाइच साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जी बहुत शुक्रिया साहब। जनाब नवीद साहब स्पेन से ताल्लुक़ रखते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से हैं, और फिर उसके साथ कुछ सोशल वर्क भी कर रहे हैं, और स्पेन की सूरत हाल पर भी हमसे बात करेंगे, वहाँ पर क्या हो रहा है और कौन से मसाइल जो हैं वो ज़्यादातर सामने आ रहे हैं। उसके साथ साथ मेरे साथ जो हैं वो जाहिद नूर साहब मौजूद हैं। बहुत से लोग इन्हें पहचानते होंगे, बेहतरीन रिपोर्टिंग अगर देखनी हो तो जाहिद नूर की रिपोर्ट्स को ज़रूर देखा करें। थैंक यू वेरी मच जाहिद फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू काजिम भाई, बहुत शुक्रिया। तनवीर खटाना पुराने साथी हैं, और तल्ख रिपोर्टें अगर आपने देखनी हो तो इनसे देख लीजिए, ये मुस्करा देते हैं इन बातों पे। जाहिद साहब, पहले नवीद साहब आपकी तरफ चलते हैं। ये स्पेन की जो सूरत हाल है, जब ये वबा वहाँ पर आई, उसके बाद जो पेंडेमिक सिचुएशन हुई, उसमें जो कसीर तादाद सामने आनी शुरू हुई। शुरू में स्पेन के शहरियों ने जो मालूमात हैं कि उन्होंने इसके लॉकडाउन को बहुत डिले किया, उसके बाद उसके लॉकडाउन को सीरियस नहीं लिया।
इनिशियल सिचुएशंस पे हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं इस सारी सूरत हाल में। इस वक्त जो लेटेस्ट सिचुएशन है स्पेन की, नवीद साहब कुछ उसके बारे में शेयर कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल आपकी बात के साथ इत्तेफाक करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ स्पेन को चाहिए था, जैसे ये इटालिया में इसका पता चला कि वहां पे कोरोना वायरस के मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इनको उसी वक्त लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए था। इनको इंतजार नहीं करना चाहिए था। इनके लॉकडाउन लेट करने की वजह से जो यहाँ पे मरीजों की तादाद बढ़ी या जो लोग डेथ हुए उनकी तादाद बढ़ी और काफी सारा नुकसान हुआ। अभी जो पोजीशन है, जिस दिन का इन्होंने लॉकडाउन किया है, उस दिन से लेकर आज तक, यानी कि दिन ब दिन बहुत ही अच्छी पोजीशन जा रही है कि हर रोज वाजिया कमी नजर आ रही है कि पहले जो इन्होंने 10-15 दिन लॉकडाउन नहीं किया था, अगर ये कर लेते तो ये बिल्कुल नॉर्मल होना था। बहुत कम तादाद में लोग जो हैं इसमें इन्फेक्टेड होने थे। इनका लॉकडाउन का फिल फौरन स्टैंड ना लेना, उसकी आज हम सब स्पानिश और हम जितने भी ओवरसीज, चाहे जितने भी यहाँ स्पानिश में कहते हैं अक्सर आखिर और गैर मुल्की, उसकी सजा भुगत रहे हैं। अभी जो पोजीशन जा रही है इसमें काफी सारा बेहतर है। हर रोज पहले की निस्बत कम होता जा रहा है, वाजिया तौर पे कमी नजर आ रही है। अच्छा नबी साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी की क्या स्टेटस है स्पेन में इन दिनों? जी सॉरी, मैं बात नहीं समझ सका। मैं यानी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो उसकी क्या सिचुएशन है? क्या इस पेंडेमिक में हमारी कम्युनिटी की तरफ से जो लोग जाँ बाहक हुए हैं और जो लॉकडाउन में हैं उनकी ज़िंदगी के मामूलात क्या हैं? जी इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, बहुत ज्यादा फैमिलीज अफेक्टेड हुई हैं, बहुत ज्यादा लोग अफेक्टेड हुए हैं, खास करके वो लोग जिनका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। पहले तो वो कभी उनको थोड़ा बहुत काम मिल जाता था जिसकी वजह से वो अपना सिस्टम चला लेते थे, लेकिन जिस दिन से ये लॉकडाउन हुआ है वो तो बिल्कुल ही ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से उनकी हेल्प हो रही है। लेकिन उसके बावजूद हमारी जो कम्युनिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है वो अपनी मदद आपके तहत उन तक खाने जो सहूलियात हैं वो मुहैया कर रही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं। दूसरी रही बात कि कोरोना वायरस की वजह से जो शरामुआत है या उसमें इजाफा हुआ है या देखने में, तो मैं नहीं समझता, क्योंकि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं, मैं नहीं समझता कि कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तानियों को कुछ ज्यादा नुकसान हुआ हो या उसकी तादाद जो वफात की है, जो डेथ होने की तादाद है वो ज्यादा बढ़ी हो। रूटीन वाइज भी हम एक माह में 10-12 तक डेड बॉडियां मैं भेजता हूँ पाकिस्तान। तो मार्च से लेकर अभी तक यही पोजीशन है, 15-16-20 तक डेड बॉडियां हैं, यानी कि वही एवरेज आ रही है जो आज से पहले 2-4 माह थी। फरवरी में हमने तकरीबन 15 डेड बॉडियां भेजी हैं। ठीक है जी, वो उसमें एक्सीडेंट था, दिल किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को दिमाग का कैंसर। अभी भी जो ज्यादातर है वो यही है। तकरीबन आज तक हमारे साथ पाकिस्तानी भाई जो है, कता कलामी, आप थोड़ा सा अगर आगे की तरफ आ जाएंगे तो मैं, क्योंकि सही मायनों में आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, जरा सा जनाब ये बेहतर है। जी जी जी। आज तक जो हमारे कोरोना की वजह से डेथ हुई है, जिस दिन से ये वबा फैली है, तकरीबन 7 लोग हैं जिनकी कोरोना की वजह से डेथ हुई है। ठीक है, उनमें से कुछ हमने यहाँ पे तदफीन कर दिया। अच्छा, तदफीन के मराहिल में अगर बात करें आपसे कि तदफीन के मराहिल में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं स्पेन में पाकिस्तानी कम्युनिटी को, उस हवाले से हमारे पास कुछ खबरें हैं कि वहाँ से डेड बॉडीज़ की मुंतकली में मुश्किलात पेश आ रही हैं। एयरलाइंस की तरफ से जो है वो सपोर्ट नहीं है, पीआईए की तरफ से सपोर्ट नहीं है।
ये कैसी सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हमारे साथ वो ऐसा सलूक कर रहे हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से जैसे एक उसतीली माँ से भी बदतर। मैं अभी ये बता दूं कि कोरोना वायरस की अभी 4 डेड बॉडियां पड़ी हुई हैं। ये मेरे पास उनके डॉक्यूमेंट क्लियर हैं। ये डॉक्यूमेंट वो हैं जो गवर्नमेंट ऑफ स्पेन ने मुझे इजाजत दे दी है, परमिशन दे दी है कि आप ये डेड बॉडियां पाकिस्तान ले जा सकते हो। उनके मैंने स्पेशल बॉक्स तैयार किए हैं, जो बम वगैरह लगाते हैं वो स्पेशल लगवाई है ताकि उसकी वजह से कोई कोरोना को बंदा अफेक्टेड ना हो कोरोना की वजह से। ऐसे डब्बे, ऐसी हर चीज वो जो खाते हैं वो लगवाएं कि उसके बगैर कोई बंदा चाहे हाथ लगाए बगैर इसके दस्तानों के, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पाकिस्तान ले जाएं इहतराम के साथ, जैसे कंधा वो दें, जैसे आम रूटीन से वो रूटीन करते हैं, यानी कि स्पेशल बंदोबस्त किया है। लेकिन प्रॉब्लम किस जगह पे आ रही है कि कोई भी और किसी मुल्क की एयरलाइन उठाने को तैयार नहीं है। अच्छा, पीआईए इसका सर्विस एक प्रोवाइड नहीं कर वजह, रही इस वक्त? जी मैं अपने तौर पे जो कोरोना के बगैर है वो हम कार्गो भी भेज रहे हैं, एमरेट्स एयरलाइन और दूसरी। अभी इसी वीक 4 डेड बॉडियां अल्हम्दुलिल्लाह जा रही हैं पाकिस्तान। तो वो है, किसी को दिल की तकलीफ हुई है, किसी को कैंसर हुआ है, लेकिन वो जितनी हम एक डेड बॉडी का बिल दे रहे हैं, पहले जब पीआई थी तो वो ये समझ ले कि हम डबल बिल दे रहे हैं। 7,000 यूरो तक हमें एक डेड बॉडी का बिल देना पड़ रहा है। अच्छा, मेरा तो सवाल ये मैं दोहरा देता हूँ, फिर मैं आपसे इजाज़त लूँगा। ये बताइए कि जो पीआईए की सर्विसेज हैं वो आपके लिए अभी तक स्पेन से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की सर्विसेज जो हैं वो बहाल नहीं हुई हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं बहाल हुई, बिल्कुल। तकरीबन जिस दिन से ये लॉकडाउन हुआ, फ्रांस में आ रही है, आगे पीछे आ रही है, लंदन में जैसे आ रही हैं, लेकिन स्पेन, इटालिया इन मुल्कों में नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। ठीक है। जनाब नवीद इकबाल साहब, आपसे बिल्कुल गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे साथ दो और सहाफ़ी भी हैं। तनवीर, मैनचेस्टर की सिचुएशन पे अगर बात करें तो इस वक्त जो है वो बजाय फ्लैटन होने के ग्राफ ऊपर जाता चला जा रहा है, और अब जो है लॉकडाउन को भी तीसरा हफ्ते से ज़्यादा हो गया, 3 हफ्ते मज़ीद उसके ऊपर आ गए हैं। क्या सिचुएशन है? सिचुएशन की अगर बात करें काजिम भाई, तो आपने खुद भी देखा होगा कि शायद जिस तरह से पहला शायद एक ऐसा हफ्ता था जिसपे जो लॉकडाउन की सिचुएशन है उस पर सख्ती से इम्प्लीमेंट भी किया गया। उसके बाद मेरा ख्याल है कि हमारी कम्युनिटी भी इसको कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले जब शॉपिंग करने गया हुआ था तो मैंने बहुत से लोगों को देखा, सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा, और जो हुकूमत की तरफ से दी गई हदायत हैं कि ग्लव्स पहनने चाहिए आपको, ऑफ कोर्स आपको मास्क पहनना चाहिए, इस तरह के कोई भी सिचुएशन आपको सड़कों पे नजर नहीं आएगी। और अगर आप कंपैरेटिवली देखते हैं तो शायद पहले हफ्ते के मुकाबले में अब आपको सड़कों पे जो ट्रैफिक की रवानी है उसमें भी ज़्यादा ट्रैफिक आपको नजर आएगी। मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो यूजुअल ट्रैफिक होती है उस तरह की ट्रैफिक भी आपको अब सड़कों पे नजर आ रही है। जो आज की लेटेस्ट जो फिगर्स है उसके मुताबिक अब जो ग्रेटर मैनचेस्टर में अमवात हो चुकी हैं वो 1052 अमवात हैं, 1052 जस्ट इन ग्रेटर मैनचेस्टर ये अमवात हुई हैं। और ऑफ कोर्स पूरे यूके में तो 18,000 से ज्यादा अमवात अब रजिस्टर हो चुकी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी कम्युनिटी की जानिब से इन जो हदायत जारी की गई हैं हुकूमत की तरफ से, जिन पे कहा जा रहा है बार बार कि सख्ती से आपने इन पे अमल करना है, उस तरह का अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। बहुत सी ऐसी चीज़ें अगर आपने देखा हो कि हमने टैक्सी ड्राइवर्स के हवाले से भी पहले भी बात की थी कि टैक्सी ड्राइवर्स आर वेरी वेरी की, आप कह सकते हैं कि लोग हैं जो कि यहाँ से वहाँ लोगों को ले जाने के लिए मदद भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि वो की वर्कर्स नहीं है। तो मैंने आज खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व भी किया है कि मुझे बहुत से ऐसे टैक्सी ड्राइवर्स नजर आए हैं जो सड़कों पे आपको नॉर्मल आपकी जो उनके पैसेंजर्स हैं उनको उठाते हुए नजर आए। तो मेरा ख्याल है कि हमारी कम्युनिटी को अब इस चीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत है। 18,000 की जो अमवात हैं ये बहुत ज़्यादा अमवात हैं, तो खुदारा सीरियस लीजिए, क्योंकि हर तरह के जो लोग हैं टेक वेज खुलना शुरू हो चुके हैं। आप देखते हैं तो अब टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं वो बैक टू नॉर्मल हो चुके हैं। अब सीन के मैंने खुद इससे ऑब्जर्व किया है कि बहुत से जो लोग हैं वो बैक टू नॉर्मल जा रहे हैं, और वो जी जो जिंदगी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन है, शायद 2-4 लोग उस पर अमल करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो इसी वजह से खराब होती चली जा रही है क्योंकि लोग उस पर जो हुकूमती हदायत उन पर अमल करते दिखाई नहीं दे रहे।
तनवीर, बैकडोर बिजनेस जो है वो हमारी कम्युनिटी में अब तक जारी है और इस सूरत हाल को बिल्कुल भी वो सीरियस लेने पे, संजीदा लेने पर तैयार नहीं हैं, जिसकी जो है वो फिर नताइज जो आएंगे वो बहुत ही खौफनाक होंगे। जाहिद, ब्रेडफर्ड से जो सूरत हाल है वहाँ पर किस तरीके से इस पेंडेमिक को, अब क्या सिचुएशन है, कितना जो अब तक नुकसान हो चुका है और पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या इस बात को सीरियस लेगी या अब भी जो है वो किसी बात का इंतज़ार कर रही है? जी काजिम भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात करेंगे यॉर्कशायर, ओवरऑल जो यॉर्कशायर की सूरत हाल है वो तकरीबन 7,700 पेशेंट्स जो हैं वो इस वक्त सामने आ चुके हैं, रजिस्टर्ड पेशेंट जो हैं जो। इसके अलावा ब्रैडफर्ड के अंदर 618 पेशेंट हैं, जो कि इतनी ज़्यादा तादाद नहीं आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए। लेकिन लीड्स के अंदर जो सूरत हाल है वो 1,000 से ऊपर है, जबकि शेफील्ड जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर यॉर्कशायर के अंदर है, जिसमें 1800 के करीब जो है वो केसेस इस वक्त लाइव है। अमवात की अगर बात की जाए तो ब्रैडफर्ड में तकरीबन जो है वो 98 अमवात हुई हैं, जबकि लीड्स में 143 अमवात हुई हैं। और जहाँ तक आपने सवाल किया हमारी कम्युनिटी का, तो जिस तरह तनवीर खटाना साहब ने पहले कहा कि सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा रश देखने में आ रहा है, इसी तरह ब्रैडफर्ड की अगर इन पर्टिकुलर बात की जाए तो वहाँ पर बहुत सारे लोग सड़कों पर जो है वो अपनी गाड़ियों में नज़र आते हैं। इसी तरह अगर पाकिस्तानी एशियाई स्टोर्स पर जाए, अगर विजिट उनका किया जाए तो वहाँ पर किसी तरह की कोई भी मेजर्स नहीं लिए गए। लोग उसी तरह सोशल डिस्टेंस भी जो है वो नहीं रख रहे और उसी तरह जिस तरह पहले वो शॉपिंग करते थे उसी तरह जा रहे हैं और आपस में इकट्ठे खड़े होते हैं, जो कि बड़ी कंसर्निंग है। और हमारी कम्युनिटी को इस हवाले से ज़रूर अब सोचना चाहिए, क्योंकि ब्रैडफर्ड में जो ज़्यादातर केसेस हैं वो एशियाई कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी के हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपकी तरफ दोबारा वापस आता हूँ। नवीद इकबाल साहब, नवीद साहब ये बताइए, वडाई साहब, कि पाकिस्तानी कॉन्सुलेट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट आई अभी तक, या फिर वो पाकिस्तानी सियासी जमातें जिनके बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स और जनरल सेक्रेटरी और जो है उसके अलावा दीगर रैंक के लोग यहाँ पर घूमते फिरते हैं, हमारे प्रेस में आते रहते हैं, तस्वीर बनाते रहते हैं, उनकी तरफ से स्पेन में कम्युनिटी को कोई सपोर्ट मिला है अभी तक? जी, पाकिस्तानी कौंसलेट और एम्बेसी की तरफ से वो मेरे राब्ते में हैं और जो मुझे उनकी हेल्प चाहिए वो मेरे साथ तामन करते हैं। ठीक है जी। ठीक है। लेकिन रही बात जो ये आप जो सियासतदान स्पेन में उनकी बात कर रहे हैं या पाकिस्तान से जो है? नहीं, मैं पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज के जो सियासतदान जो यहाँ के स्पेन चैप्टर के पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग होते हैं, जो अपनी अपनी जमातों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कोई सपोर्ट, किसी किस्म की कोई मदद या कोई साथ देना, सहारा, अवेयरनेस कैंपेन, कुछ इस किस्म की बातें आपके सामने इल्म में हैं? जी, जो लोग यहाँ पे हैं स्पेन में, चाहे वो नून लीग से पाकिस्तान तल्लुक रखता है, वो हम दो सब इकट्ठे हैं। लेकिन मसला जो है वो पाकिस्तान में, मैंने खुद तकरीबन 91 ऐसे MNs हैं, उनमें अपोजिशन भी है, उनमें हुकूमती भी हैं, उनमें हर पार्टी से तल्लुक रखने वाले हैं, पीले भी की हैं, रिक्वेस्ट भी की है, जुल्फी बखारी साहब के आगे पीले की हैं कि खुदा हमारी को मदद करें, लेकिन किसी ने हमारी आज तक कोई बात नहीं सुनी। तो यहाँ पे पोजीशन ये है कि हम लोगों में आपस में बहुत इत्तेफाक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरे साथ हैं, उनके तामन की वजह से मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ा हूँ। चाहे वो किसी भी पार्टी से है, इस वक्त हम सब स्पेन में एक जान है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं और सबका यही मुतालबा है जो मैं कर रहा हूँ, वो सब दोस्त मेरे साथ खड़े हैं। यहाँ पे कम्युनिटी के जो लोग टैक्सी सेक्टर वाले हैं या बिजनेसमैन हैं, हम सब इंशाल्लाह मिलकर यहाँ पे लोगों की मदद भी कर रहे हैं। टैक्सी सेक्टर वालों ने फ्री सर्विस की हुई है, जो अस्पताल का अमला है, डॉक्टर्स हैं उनके लिए, और जो जिनकी अपनी ग्रोसरी की मार्केटें हैं वो दोस्त
खाना ठीक है, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं बिल्कुल इस सूरत हाल में। आपकी तरफ से एक अच्छे नोट पे ये बात तो सामने आई कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो स्पेन में, पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज स्पेन में सब की सब एक पेज पर हैं। तनवीर, ऐसा कुछ आपको मैनचेस्टर में नज़र आया, यूके में नज़र आ रहा है इस किस्म की कोई कार्रवाई के पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक पेज पर हैं? सियासी और तौर पे तो भी मैं अगर आपको कहूँ तो सियासी तौर पे तो यहाँ पे आजकल जो दौर चल रहा है, मेरा ख्याल है कि एक दूसरे सहाफ़ियों पे इल्ज़ामात के हवाले से गुफ्तगू चल रही है, अगर आप सोशल मीडिया भी देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखते हैं तो ऑन ग्राउंड जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो पीटीआई का चैप्टर है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का चैप्टर है, चाहे वो किसी भी जमात का चैप्टर है, ऑन ग्राउंड हमें काम करता हुआ कोई भी नजर नहीं आ रहा। अगर आप बात करते हैं तो कुछ ऐसी तंजीमें मौजूद हैं, ऑफ कोर्स, जिन जैसे कि मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहूंगा, उनका भी एक सियासी जमात से ही ताल्लुक है। उस तंजीम की तरफ से बहुत ज्यादा जो काम है वो किया जा रहा है। इसके अलावा जो वॉलंटियर्स हैं, पाकिस्तानी जो यूथ ग्रुप्स हैं, उनकी तरफ से बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। इनफरादी तौर पे बहुत से ऐसे लोग हमें नजर आए हैं जो अपने तौर पे हमें काम करते नजर आए। जब हमसे मेरा ख्याल है 3 हफ्ते पहले आपसे बात हुई थी तो आपने यही सवाल किया था, तो उस वक्त मुझे कोई भी ऑन ग्राउंड ऐसा शख्स नजर नहीं आया था या ऐसी कोई तंजीम नजर नहीं आई थी जो कि यहाँ पे जो वनरेबल लोग हैं या जो एल्डरलीज हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी कोई मदद करते हुए नजर आए। लेकिन इन 3 हफ्तों में हमने बहुत सी ऐसी तब्दीलियां देखी। हमारे ऐसे जो नौजवान बच्चे हैं जो यहाँ के पैदाइशी हैं, उनकी तरफ से बहुत सी ऐसी चीजें नजर आई कि वो लोगों की मदद करते भी दिखाई दी। अपनी जेब से उन्होंने जाके लोगों को फूड भी डिलीवर किया, उनको जो दवा चाहिए थी वो भी दी। लेकिन अगर सियासी तौर पे आप पूछते हैं तो मेरा ख्याल है कि सियासी तौर पे अभी तक किसी भी, ना ही पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से और ना ही किसी सियासी ऐसे वर्कर की तरफ से जो यहाँ का सियासी वर्कर हो, यहाँ की किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हो, उसने किसी इनफरादी हैसियत में जाके किसी की मदद की हो, तो ऐसा कोई भी अभी तक सीन ऑन ग्राउंड नजर नहीं आया। नवीद, स्टैंडर्ड पाकिस्तानी पीआईए के हवाले से जो टिकटों की सेल है, अप्रोच है, उसमें काफ़ी पेचीदगियाँ पाई जा रही हैं। टिकटों की प्राइसेस जो है, जो पाकिस्तान में हैं, हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानी वो यहाँ वापस आना चाहते हैं, टिकटों की प्राइसेस में काफ़ी इश्यूज नज़र आ रहे हैं। इस मामले में ब्रेडफोर्ड के लोग जो हैं वो भी मुतासर हुए हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जाहिद से। जी कासिम भाई, बिल्कुल आपने बड़ी दुरुस्त बात की। इस वक्त यूके के अंदर बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से आए थे वो इस वक्त यूके के अंदर फंसे हुए हैं, और जो अब तक पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से जो फिगर दी गई थी वो 600 के करीब उनके पास लोग रजिस्टर्ड हुए। और उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमसे रब्ता किया कि इसका तरीकाकार क्या है, कैसे हम पाकिस्तान जा सकते हैं। लेकिन वो जो पीआईए की स्पेशल फ्लाइट्स हैं वो क्योंकि सिस्टम पे मौजूद नहीं है, वो किसी एजेंट्स के से भी बुक नहीं हो सकती, इस तरह पीआईए की वेबसाइट पे जाके भी बुक नहीं हो सकती। और उसका सही एक ही तरीकाकार है कि आपने पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन से रब्ता करना है, वो आपकी टिकट का बंदोबस्त करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि जैसे आपने जिक्र किया कि जो पहले लोगों ने टिकट हासिल की हुई थी पीआईए की, उन टिकट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, और ये कहा जा रहा है कि ये स्पेशल फ्लाइट्स हैं, इसलिए इन फ्लाइट्स को आप स्पेशल फ्लाइट्स के तौर पर इनकी नई टिकट खरीदें, उसी पर आप सफ़र कर सकेंगे। इसी तरह जो लोग यहाँ से पाकिस्तान गए हुए थे पीआईए के टिकट्स पे, उनको भी उन टिकट्स पे वापस आने की इजाज़त नहीं है, बल्कि उनको ये कहा जा रहा है कि आप 1,05,000 रुपए का एक नया टिकट खरीदें और फिर आप इस फ्लाइट पे सफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे 525 पाउंड जो है वो एक टिकट की कीमत रखी गई है, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है अफोर्ड करना, और उसकी वजह से वो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मदद भी मांग रहे हैं कि इस रिस्ट्रिक्शन को जो है वो हटाया जाए ताकि हम पाकिस्तान जा सके। बिल्कुल। अच्छा तनवीर, एक गुज़िश्ता दिनों मैंने भी एक चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया था, एक बात हुई थी, उसके बाद फिर मेरी जब पाकिस्तानी सिफारतखाने बात हुई तो ये कहा गया कि वेबसाइट के ऊपर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, अमला जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है और लोगों को कोई शिकायत नहीं है। ये बात उस वक्त हुई थी जब ये कोरोना वायरस की सिचुएशन में यहाँ मैनचेस्टर कॉन्सुलेट की काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें की गई थी। लेकिन जब मेरी बात हुई तो उसमें यही कहा गया, जो कॉन्सुलेट की तरफ से स्टेटमेंट था, कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, हम पूरी सर्विसेज जो हैं वो प्रॉपरली प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या ऐसी ही सूरत हाल है तनवीर? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ब्लंट अबाउट इट। आपने भी खुद भी ऐसी चीजें अपने न्यूज रिपोर्ट्स में भी देखी होंगी।
हमारे ही इदारे के मुर्तज़ा अली शाह साहब के इस हवाले से रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि कुछ ऐसे वीआईपीज़ हैं, उनको तो लंदन से ले जाया गया, जिसमें तकरीबन 55 के करीब ऐसे लोग थे जो उनके जो रिश्तेदार थे, जो कुछ ऐसे वीआईपीज़ के जानने वाले थे, उनको ले जाया गया। लेकिन जो आम जनता, जो आम पब्लिक थी, उसको इस हवाले से बिल्कुल भी अकोमोडेट नहीं किया गया। ऑन ग्राउंड, जैसे वही आपसे पहले भी बात की कि ऑन ग्राउंड ऐसा कोई भी सिचुएशन जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च तक की ही बात है, और ज़ुबानी जमा खर्च में ही आपको ऐसे जो फिगर्स हैं वो दिए जा रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। काउंसलिंग के हवाले से जाहिद की बात में ऐड कर दूं थोड़ा सा, जैसे जाहिद कह रहे थे वो 525 पाउंड के हवाले से, तो ऐसी बहुत सी फ्रॉड जो वेबसाइट्स हैं वो भी बनाई गई है, जिस पे लोगों को कहा जा रहा है कि हम जो प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं वो यूके से शुरू करने वाले हैं, लोग हमसे रब्ता करें। एंड आई पर्सनली जो उनके जो थी, जो उनकी वेबसाइट का नाम था और वो चीज़ें थी, वो मैंने ईमेल की काउंसिल खाने को, जो यहाँ का हमारा सफारत खाना है पाकिस्तान का, कि इस हवाले से प्लीज़ इसको इन्वेस्टिगेट कीजिएगा। हमने ज़ाती तौर पे सहाफ़ी की हैसियत से तो उसको इन्वेस्टिगेट किया, एंड आई फाउंड इट कि वो बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी और वो लूटने का ही एक ऐसा ज़रिया था। लेकिन मुझे उस ईमेल का रिस्पॉन्स भी नहीं आया वापस कि हाँ भी हम इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, या इस चीज़ में ऐसा कुछ सदाकत है या नहीं। तो ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च है। मैनचेस्टर में जो हमारा काउंसलेट है उनकी तरफ से भी हमें ईमेल ज़रूर मौसूल होती है, और उसमें यही कहा जाता है कि ये इवेंट कैंसिल हो चुका, और ये इवेंट जब कोविड-19 की सिचुएशन खत्म हो जाएगी तो हो जाएगी। काउंसलिंग के हवाले से अगर वो हमसे पूछ रहे हैं, मुझे एक ईमेल हुई मौसूल हुई उस दिन, और आई वाज रियली लाफिंग अबाउट इट, कि उन्होंने पूछा कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं आप हमसे राब्ता करें, हमें उनके नाम दें। शायद जाहिद भी इस बात की तस्दीक करेंगे इस हवाले से कि उन्होंने, अगर सफारत खाना सहाफ़ियों से मदद मांग रहा है कि आप हमें नाम दें, हम तो 1-2 लोग ही हो सकते हैं जिनका हम नाम दे सकें। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज अ वेरी वेरी बिग फेलियर फॉर पाकिस्तानी सफारत खाना, स्पेशली इन मैनचेस्टर, के वो हम सहाफ़ियों से पूछ रहे हैं, हम सहाफ़ियों से मदद मांग रहे हैं कि आप हमें नाम दे दें 2-3 जिन लोगों को ज़रूरत है पाकिस्तान जाने की। आई डोंट नो जाहिद भी इस बात से एग्री करेंगे, यानी जाहिद एग्जैक्टली मैं आपकी बात को बिल्कुल एग्री करूंगा और सेकंड करूंगा इस बात पे कि जिस वक्त मैंने ये बात की थी तो मुझसे कहा गया था कि हम ये समझे थे कि शायद आपने किसी के लिए कुछ काम है, कोई इशू है, तो वो मुझे हैरानी हुई थी इस बात के ऊपर। लेकिन फिर जो बात हुई थी वो यही थी कि यहाँ सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तकरीबन 2 हफ्ते पुरानी बात है, और सफारत खाने के एक अहम एहलकार से मेरी बात हुई थी। ये तमाम सूरत हाल जो बराह रास्त इन तमाम सिचुएशंस को डील करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का, क्योंकि मेरा यूके चैप्टर जो है इस प्रोग्राम में इतनी ही देर का होता है, और इंशाल्लाह ताला वील सी यू सून इन सम अनदर प्रोग्राम। नाज़रीन, हमारे साथ थे स्पेन से नवीद वराइश साहब, फिर तनवीर खटाना साहब थे, और उसके साथ साथ जाहिद नूर थे। मुख्तसर सी कुछ रिपोर्ट्स थी जो आपकी खिदमत में पेश की गई हैं। मुझे मुसलसल कहा जा रहा है कि ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान के हवाले से आपकी खिदमत में क्या स्टोरीज़ हैं, वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, और अनीस मंसूरी हमारे साथ होंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी अहमद भाई। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद खुशामदीद कहता हूँ आपको। और हमने आपको यूके के हवाले से मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स आपको दी, स्पेन के हवाले से भी बातचीत हुई हमारी नवेद वड़ाई साहब से, वहाँ सिचुएशन क्या है, कैसे पाकिस्तानी कम्युनिटी डील कर रही है, और कौन कौन से मसाइल उनके साथ आ रहे हैं। उसके साथ साथ ब्रेडफोर्ड से हमारे साथ थे जाहिद नूर साहब, और मैनचेस्टर से तनवीर खटाना थे, जिन्होंने अपडेट किया हमें तमाम सूरत हाल पे। माज़ चाहता हूँ आज कुछ फंबल्स, कुछ तबीयत जो है अजीब सी हो रही है, लेकिन बहरहाल प्रोग्राम जारी रहता है। अनीस मंसूरी साहब हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं, उनसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं, उनसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं कि आखिर पाकिस्तान में फ़ैसला किसका चलता है। रोज़ाना नई स्टेटमेंट्स आती हैं और सुबह होने तक वो सब कुछ तब्दील हो जाता है। कभी कहा जाता है कि ट्रेडर्स जो हैं वो स्ट्राइक करने वाले हैं, फिर उसके बाद तब्दील हो जाता है, फिर सिंध गवर्नमेंट से
वफाक के कोर्ट में बॉल चली जाती है, कोर्ट से वफाक से जो है सिंध के पास चली जाती है, चोर चोर का शोर होता है, अपने ही लोग सामने आ जाते हैं। मसाजिद में 50 साल से ज़ायद के उम्र अफराद का दाखिला ममनू करार दे दिया गया है, लेकिन कुछ 50 से ज़ायद की उम्र के लोग ही तो आपको लीड कर रहे होते हैं, उनका क्या होगा। और फिर कुछ और भी बातचीत करेंगे कि मेडिकल का शोर ज़्यादा है, इमदाद कम है और इसमें मदद की ज़रूरत है, मगर किस हद तक और कहाँ तक। अनीस मंसूरी साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया काजिम आपका। पाकिस्तान की जब बात होती है तो हम बहुत ही मुताहत हो जाते हैं कि अब ऐसी बात करें कि जहाँ पर कोई तो बेहतर ख़बर दे पाएँ किसी मामले में। आज हम कुछ बेहतर ख़बर पे भी डिस्कस करेंगे कि कुछ तो अच्छा होगा कि जिस पे हम बात कर सकें। लेकिन फ़ैसले की अगर बात करें तो फ़ैसले आए दिन बदलते चले जा रहे हैं। कभी एक फ़ैसला होता है लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन नहीं होगा, लॉकडाउन के ये पैरामीटर्स होंगे। अब तो मतलब ट्रेडर्स के हवाले से वो ये तो बुलंद बांग है कि जी ट्रेडर्स कह रहे हैं कि हमें खोल दिया जाए, लेकिन तकरीबन चीज़ें तो खुल चुकी हैं। बंद क्या है वहाँ पर, उस पर ज़रूर आपसे पूछूंगा। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल, प्रेजेंट मोमेंट क्या हो रही है, क्या सूरत हाल है अगर हम इस पेंडेमिक की बात करते हैं तो? देखिए, एक जरसूमा फिरे हैं, एक जरसूमा फिरे सर फिरे कातिल की तरह, एक जरसूमा फिरे सर फिरे कातिल की तरह, शहर वेरा हुआ जाता है मेरे दिल की तरह। तो एक जरसूमा फिर रहा है कातिल की तरह, और उस कातिल की तरह फिरने पे सारे का सारा शहर जो है वो वीरा हुआ है। जहां तक लॉकडाउन की बात है, देखिए अभी तक लॉकडाउन में स्पेशली सिंध के अंदर जो ज्यादा फोकस्ड है, सिंध के अंदर अभी तक कुछ भी नहीं खुला। सिंध के अंदर अभी तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो पुराना रूल था जिसमें आपके पास ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर और जो दूध की दुकान है वो खुली हुई थी। इसके अलावा अभी तक सिंध के अंदर कुछ भी नहीं खुला है। इन्होंने चाय के होटल्स और दीगर होटल्स खोलने की बात की है, लेकिन वो होटल इस तरह से खुलेंगे कि वहां से आप डिलीवरी ले सकते हैं, लेकिन वहां बैठकर खा नहीं सकते। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज खोलने की बात की गई थी, उस इंडस्ट्रीज को इतना पाबंद किया गया है कि अगर वहां पर एसओपी के मुताबिक काम नहीं होगा, तो मेरी इत्तला के मुताबिक पिछले 2 दिन में, जब से एसओपी आया उसके मुताबिक, उस वक्त तक कई फैक्ट्रियों को एसओपी की खिलाफ वर्जी पर बंद कर दिया गया। तो ये तो हो गया सिंध का मामला। अब आइए पंजाब में, बलूचिस्तान के अंदर भी, क्योंकि बलूचिस्तान हुकूमत ने सिंध हुकूमत से ज्यादा सख्त इकदाम लिए, तो बलूचिस्तान में भी अभी तक कुछ नहीं खुल सका। जहां तक 2 सूबे हैं जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर चंद दुकानों को इजाजत दी गई है, लेकिन ओवरऑल सब कुछ अभी भी वहां पर खुल नहीं सका। वहां पर जिन चंद फैक्ट्रियों को, जिन चंद दुकानदारों को कहा गया है, इसके अलावा अभी तक कोई बड़ा वहां पर लॉकडाउन नहीं खुला। हाँ, अलबत्ता सड़कों पर लोगों की आमदोरफ्त बिल्कुल उसी तरीके से जारी है, सड़कों पर मामला उसी तरीके से रश है। सिंध के अंदर जो है वो खवातीन के साथ भी डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई है। सिंध में बच्चों को लेकर जाने पर भी पाबंदी दी गई है। तो अब लेकिन ज़ाहिर है कहीं न कहीं खिलाफ वर्जी इसकी हो रही है, लेकिन सिंध के अंदर ज़रा स्ट्रिक्ट निज़ाम नज़र आता है। उसके अलावा जो ज़्यादा खतरनाक बात है, आज दोपहर के वक्त मेरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सरबराह डॉक्टर शेरशाह साहब, जो उनके बानियों में शुमार होते हैं, उनसे मेरी बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आज रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शाम के वक्त उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें चारों सूबों के जो पीएमए के सदूर हैं और उनके साथ इन्होंने कहा है कि हुकूमत मसाजिद को इजाज़त देकर और ताजिरों को इजाज़त देकर एक खतरनाक किस्म का अपने ऊपर अज़ाब नाज़िल करने वाली है, ख़ास तौर पर मेडिकल के हवाले से। अगर मसाजिद में तरावियों के साथ-साथ बाजमात नमाज और उसके अलावा और उसके साथ-साथ अगर दुकानदारों को खोलने की इजाज़त दे दी जाती है, इसमें गर्मी की शिद्दत में इज़ाफ़ा होगा, गर्मी के साथ रोज़ेदार रोज़े से होंगे और उस वक़्त जब उनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम कमज़ोर होगा और अगर उस वक़्त वायरस फैलता है, तो इस सूरत-ए-हाल में सूरत-ए-हाल तशवीशनाक हो जाएगी। अब मौजूदा हुकूमत में क्योंकि फैसला करने की सलाहियत नहीं है, इसलिए वो ताजिर, मसाजिद और मेडिकल के दरमियान, सहूलियात के दरमियान फँस कर रह गई है। अब सूरत-ए-हाल ये है कि अगर हम डॉक्टर्स ने जिस तरफ इशारा किया है और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है दोपहर के वक़्त और शाम के वक़्त। मेरी उनसे दोपहर में बात हुई थी, तो उन्होंने सारा डेटा मेरे साथ शेयर किया था और उन्होंने मुझे कहा था कि सूरत-ए-हाल इंतहाई गंभीर है।
अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है, लॉकडाउन नरम हो जाता है रमज़ान में, इस वक़्त कराची के अंदर टेम्परेचर और पूरे पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अगर ये सिलसिला रहा और क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर रही, हीट स्ट्रोक रहा और अगर इस वायरस ने अटैक किया, तो हमारा निज़ाम किसी भी तौर पर काबू में नहीं आएगा। ठीक है, सूरत-ए-हाल का वक़्त ये है। अनीस, मैं एक लम्हे के लिए आपको रोकूंगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं, ताकि उनसे बात कर लें, फिर आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैंने आपसे एक और सवाल भी कुछ करने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम भाई। नकवी साहब, आपके मेहमान को भी सलाम हो। जनाब जनाब जनाब। मैं आज डायरेक्ट आपके मेहमान से एक दो सवाल ना पूछ लो। पूछिए जनाब। अनीस भाई, मुझे सिर्फ एक बताएं कि अभी आप फैसले की बात कर रहे थे, मुझे ये बताएं 2 साल में जितने फैसले हुए हैं, क्या ये हुकूमत में इतनी सख्त है कि ये खुद फैसले करे? फैसले तो जहाँ से आ रहे हैं वही कर रहे हैं और अभी तक उनके ही हैं। ये तो अब दुनिया को यहाँ हो चुकी है बात। अब मैं एक बात आपसे से, ये तो सिर्फ डंडोरची हैं, ढोल पीटने वाले, फैसले कहीं से और होते हैं। अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह एक औरत ने, आप कहते हैं ना कुछ नहीं हो रहा, जिस तरह एक औरत को पैसे दे रहा है गवर्नर साहब, और उससे कहा कि ये किसने दिए, तो वो कह रही है जी बेनज़ीर ने, तो कहता नहीं 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 ये इमरान खान ने दिए हैं, या और कोई कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ सिर्फ इमरान खान कर रहा है। तो चाहिए तो यह था कि अपने माथे पे गवर्नर साहब लिख के लेके जाते, इमरान खान नाम था, कि वो औरत पढ़ लेती है और उसको बता देती कि भाई तू इमरान खान की बात है तो तेरी सही। यानी इस किस्म के जो जज्बात हों गरीबों को पैसे देने में भी, और इस तरीके से लोगों को, इस तरीके से अंदाजा आप यूं लगाएं कि मैंने ये देखा है एक सुबह बात हो रही थी उनके साथ, काजम भाई के साथ भी, कि जी एक आदमी को उन्होंने 12,000 दिया तो उसने तो 9,000 रुपया जो वो अपने कर्जे में दे दिया। ऐसी बात ही थी ना कि मेरे पास 2,000 रह गया। अब क्या वो कर्जे उतारने के लिए अगर हुआ तो कल फिर वो सड़क के आएगा, कहेगा मैं भूखा मर गया मुझे पैसे दो। ये क्या तरीका है, क्या इंतजाम है, किस तरीके से लोगों के जानों के साथ खेला जा रहा है? पहला सवाल तो ये है। ठीक है नकवी साहब। दूसरा सवाल एक छोटा सा, काजम भाई मुझे कर लेने दें। दूसरा सवाल ये है, मुझे ये बताएं कि तराबियां ये कोई फर्जी अमल नहीं है, ये सुन्नत है, घर में भी पढ़ सकते हो। अगर चंद मौलवी उठ के लोगों की जानों के साथ खेलते हुए वो आके गवर्नमेंट को कहते हैं नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट मान जाती है, और दुकानदार उठते हैं तो वो कहते हैं नहीं करेंगे तो दुकानदार मान जाते हैं। अब मुझे ये बताएं, ये सारे मन मनाओ जो हो रहा है गवर्नमेंट के जरिए, वहां पे आवाम की जिंदगी कहाँ खड़ी है? उनकी आवाम की जिंदगी के जो सौदे करते हैं अपनी बेहतरी के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, वहाँ आवाम की जिंदगी का जो है वो कौन जिम्मेदार है? थेरापियां पढ़ते हुए अगर कोई मर जाता है तो क्या फिर पर्चा जो है या FIR जो है मौलवी के जिम्मे होगी? क्या दुकानदार पे जो कोई मर जाता है तो क्या उसकी FIR दुकानदार के जो उनकी यूनियन का सदर है उस पे होगी? लेकिन कोई जिम्मेदारी इस बात की नहीं लेता, बस खोल दो, ये ठीक है, हुकूमत लेती हुई है। हुकूमत सिर्फ ये मुझे बताएं, आखिरी दूसरा सवाल यह कि हुकूमत है कहाँ? अच्छा चलें, ठीक है, आपको बता देते हैं। अनीस, सवालात आपसे किए गए, इजाज़त हो तो मैं इन्हें एक मुख्तसर सा जवाब दे दूं, आपकी इजाज़त है अनीस? जी बिल्कुल बिल्कुल। नकवी साहब, आपने कहा वो गवर्नर साहब वाला जो किस्सा है कि वो गवर्नर साहब के साथ वो खातून ने कहा कि बेनज़ीर ने पैसे दिए। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारी आवाम किस कदर मासूम हैं ये लोग, जिनका लहू हमारे हाथों पर है। आप 2020 की बात करते हैं, मैं 2006 में शायद या 2010 था, मैं इंटीरियर सिंध में एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा था, और वहाँ पर मैंने पूछा, बल्कि डॉक्यूमेंट्री ये थी कि 5000 ईयर्स लिविंग इन द पास्ट, माजी में रहने वाला एक इंटरनेशनल चैनल है, उसके लिए काम कर रहा था मैं। उन्होंने कहा लिविंग इन द पास्ट पे आप बताइए कि लोग माजी में ही रहते हैं। मैंने कहा मैं आपको उस दुनिया में ले जाऊंगा जहाँ लोग 5000 साल पहले की तरह रहते हैं। और मैं ज़्यादा दूर नहीं गया था, सिंध में ज़रा सा इंटीरियर की तरफ गया था, नवाकोट और फिर उसके अलावा दूसरे इलाके। वहाँ पर एक ख़ातून से मैंने पूछा कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है, तो उन्होंने मुझे कहा कि कायद आज़म। उन्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। तो मासूमियत तो लोगों की बहुत सारी है, हम इस बात को लेकर तज्जिया नहीं कर सकते।
फिर उलमा की और उसकी बात आपने की। पाकिस्तान में तो सड़क बंद कर देते हैं उलमा, मौलाना हजरात, तो हुकूमत घुटने टेक देती है। तो ये देखें, किसी का अक़ीदे पे जो है वो नहीं कह सकते, उनके लिए तरावियाँ और दीगर उनके जो है मजहबी रसूमात उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। हम उसमें जो है किसी को नहीं कुछ कह सकते। वहाँ सूरत हाल तो यही है। अनीस, ये बताइए कि पहले आप इन बातों का जो नकवी साहब ने कहा है, फिर वो शिकवा करते हैं कि मेरा जवाब नहीं मिला। मेरा ख्याल से आपने तो मुफस्सल इनका जवाब दे दिया। आइए मैं सिर्फ चंद बातों पे इनसे बात कर लेता हूं। हुकूमत उन्होंने है कहा किसकी? कि देखिए, बड़ा मसला यही है, जब फैसले मुख्तलिफ कॉरिडोर से आ रहे हों और पैरेलल फैसले हो रहे हों तो फिर जांचना बहुत मुश्किल काम होता है। जब आप में फैसलों की ताकत ना हो, सकत ना हो, और आपके फैसलों की वजह से आपको ना पहचाना जाता हो, बल्कि आपकी हाथों में तस्वीरों की बुनियाद पर आपको पहचाना जाता हो कि देखो हमारे लीडर ने हाथ में तस्वीर रखी है, चेहरा कितना गमगीन बनाया हुआ है, रो रहा है, आधी वीडियो दिखाकर आप ये बता रहे हो कि रो रहा है, तो फिर ऐसे ही मामलात होते हैं। जब आपके पास फैसले करने की सकत नहीं होती है, कल जो हुकूमत ने, वज़ीर आज़म साहब ने 4-5 अपने वुज़रा को बिठाकर जो बातें कही हैं, वो बातें हम पिछले 1.5 महीने से कर रहे हैं कि निज़ाम इसी तरीके से चलेगा, वो अब इस जगह पर पहुँच रहे हैं। हुकूमत किसकी चल रही है, मैं इस पर ज़्यादा बात अभी करना नहीं चाहता, लेकिन आपको अनीस अगले अनीस 6 अनीस आई दिन एम के वेरी अंदर, सॉरी 6 दिन अनीस, के आई एम अंदर वेरी सॉरी टू इंटरप्ट कि हुकूमत तो हमेशा से उन्हीं की चली है जिनकी अब चल रही है। कौन सी हुकूमत देखिए, ऐसी है? किसी एक को अगर हम ब्लेम देते हैं, यहाँ पे पीटीआई को ब्लेम देते हैं हम सिर्फ, तो दीगर हुकूमतें इससे पहले जो आईं और जो चली गईं, जो लाई गईं और फिर वो उनको वापस भेज दिया गया, वो भी तो इसी तरीके से चलती रही हैं। देखिए कादिम, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगले 6 से 7 दिन आप देखिएगा कि इस मुल्क के अंदर निज़ाम किस तरह से जाता है। मेरे पास जो कुछ इशारे मिल रहे हैं, जो कुछ परिंदे उड़ रहे हैं, वो बता ये रहे हैं कि अगले 6-7 दिन पाकिस्तान के सियासी माहौल का तयन करेंगे कि आइंदा दिनों में क्या होने वाला है। और इस हवाले से चंद लोगों ने अपने दिमाग बना लिए हैं कि उनको करना क्या है, और अगले 6-7 दिनों के बाद आपको उसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर नज़र आना शुरू होंगे और इसके हतमी नताइज आपको नज़र आएँगे अगले 6 महीने बाद। आपका इशारा जो उस तरफ तो प्लान नहीं है कि जो प्रेसिडेंट के लिए कहा गया कि कोई समरी उन तक पहुंची है असेंबली के हवाले से, नहीं, नहीं, प्राइम नहीं, नहीं, मिनिस्टर नहीं, ने? नहीं, 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 वो तो ऐसे ही अफ़वाहें हैं, वो इतनी ताकतवर खबर नहीं। देखिए, अगर समरी जाती तो ये बहुत बड़ा फैसला होता है, ऐसा होता नहीं है। ठीक। देखिए, कुछ मामलात में कुछ आला लोगों के दरमियान, कुछ बहुत आला लोगों के दरमियान आपस में शकूक पैदा हुआ। मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ आला शख्सियात के दरमियान कुछ शकूक पैदा हुए हैं, और ये शकूक जो है, ये शक जो है, ये अलग शक्ल करने वाला है। बहरहाल इस पर हम आपके बाद आप देखिएगा, क्योंकि हमारा ये आखिरी शो होगा, शायद होगा रमज़ान की वजह बिल्कुल, से हमारे पास ये शो लास्ट नहीं शो हो है सकेगा। हमारा। तो ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसके असरात जब रमज़ान के बाद हम देखेंगे तो मेरी बात को आज लिख लीजिए कि रमज़ान के बाद का सियासी माहौल, इंतज़ामी माहौल, मैं 2 लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ, सियासी माहौल और इंतज़ामी मामलात अगले 1 महीने बाद इंतहाई मुख्तलिफ होंगे, हद दर्जे मुख्तलिफ। यानी निज़ाम मामलात जो हैं वो कुछ और रंग इख्तियार कर सकते हैं कि या तो वही जो फिर वो अनवर मकसूद साहब का जो शेर उन्होंने तब थोड़ी सी तरमीम की है, कोई तो है जो निज़ाम मुल्की चला रहा है, वो बाजवा है, वो काज़िम, बाजवा है। मैं यहाँ बैठ के ये शेर पढ़ काज़िम, सकता हूँ, आप नहीं शायद। काज़िम, काज़िम, हाथों में मेहंदियाँ लग चुकी हैं, अब रंग आने की देर है। जनाब, इस पर मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक का वक्त है, बहुत ही मुख्तसर सा ब्रेक होगा। चंद लम्हों में हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद है। ब्रेक पे जाने से पहले अनीस मंसूरी साहब हमारे साथ हैं। बात हो रही थी हमारी पाकिस्तान के हवाले से, और वो बात जो बहुत ही तफसील तलब है कि आखिर हाकिम है कौन, मामलात को कौन देख रहा है। तो आपकी जो है वो एक गोशगुशा कर दिया गया कि मामलात को वही लोग देख रहे हैं जो अब तक देख रहे हैं, और क्या तब्दीलियां आने वाली हैं। अनीस ने कहा कि कुछ दिनों के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां आएंगी कि शायद हुकूमत जो है वो, अनीस, जाती नज़र आ रही है या रुकती?
देखिए, आज नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर बहुत सारे सहाफ़ियों को बुलाया गया था और ये बताने की कोशिश की गई थी, 2 दिन परसों बुलाने की कोशिश, और ये बताने की कोशिश की गई थी कि जनाबे वाला देखिए सब ठीक है और हम लोग फैसले कर रहे हैं। सही, और बाकायदा मुशावरत के साथ फैसले हो रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। देखिए, हुकूमत जा नहीं रही है, पहली बात तो ये ज़हन में रखें। हुकूमत अ, क्या रंग इख्तियार करती है, ये बड़ा मायने ख़ेज़ है। मैंने आपसे कहा कि कुछ बहुत आला जगहों पर कुछ शुकूक व शुबहात और कुछ फ़ैसलों में कुछ फ़र्क नज़र आ रहे हैं। मैं फिर आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुछ आला शख्सियात के दरमियान ताल्लुकात में शकूक पाए जाते हैं। मैं बार-बार ये लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश 25 कीजिएगा। अप्रैल की रिपोर्ट फॉरेंसिक और फिर वो देखिए लोगों की 25 तारीख की रिपोर्ट यूँ समझिए कि बादशाह का कभी कोई दोस्त नहीं होता। बादशाह का या तो दुश्मन होता है या उसका फॉलोवर होता है। जिनको ये खुशगुमानी है कि इमरान खान साहब किसी के दोस्त हैं, तो वो ये तो भूल जाएँ। या तो आप उनकी अताअत करें या उनके दुश्मन हो जाएँ। ये 2 ही रास्ते होते हैं। जहांगीर तरीन साहब ने क्योंकि उनके मामलात खराब हो गए थे और उन्होंने फिर अताअत कबूल नहीं की, तो वो दुश्मन हो गए। ये जितनी रिपोर्ट्स के ढंढोरे पीटे जा रहे हैं, ये सब की सब रिपोर्टें, सब की सब रिपोर्ट्स जो हैं, वो सिर्फ़ टारगेटेड है। सही है। पहले चोर-चोर का शोर दूसरों को डालते थे। आप मुझे बताइए, ये ज़रदारी चोर, ये नवाज़ शरीफ चोर, ये शहबाज शरीफ से बड़ा चोर कोई नहीं है, ये राना सनाउल्लाह बड़ा चोर, ये साद रफ़ीक चोर, हुई किसी को सज़ा? 2 साल होने आए हैं हुकूमत को, सब बाहर हैं। अरे जब वो लोग बाहर हैं, तो जो आपके बगल के बच्चे थे, आप उनको बाहर उनके साथ क्या करेंगे? सही है, वो भी तो कार्ड खेलना जानते हैं ना। वो अलीम खान के खिलाफ देखो हमने अपनी पार्टी के लोगों को नैब के हवाले कर दिया, आज वज़ीर बना के बैठा दिया। देखिए, ये इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ दुश्मनी का मामला है। तो अगर कोई शख़्स ये समझता है कि इस हवाले से कोई बहुत बड़े और बहुत ज़बरदस्त फ़ैसले होंगे, तो वो खामख़याली है। खामख़याली है, बिल्कुल। आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ दौर में भी इसी तरह का एक स्कैंडल हुआ था और उसी स्कैंडल के नतीजे में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट भी सामने आई थी। क्या हुआ? उसमें भी तो इन्हीं लोगों के नाम थे। यही सारी लिस्टें थी। वो हुकूमत में भी शामिल थे। कुछ हुआ? अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो आप टेंशन ना लें, सुकून से रहें। आगे भी बात कुछ मैं होने कहना के चाह रहा आसार हूँ, लगते नहीं है। एक बड़ी देर से मेरे पास होल्ड पे नवाज़ भट्ट साहब हैं फ्रांस से। नवाज़ भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना इंतज़ार किया। देखिए, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सबसे पहले, और अपने मोहम्मद आले मोहम्मद के उनके दूर के बाद मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अनीस मंसूरी साहब जो हैं, उनकी खिदमत में इस्लामी अकीदत, और ये जो साहब हैं, ये बड़े लगते हैं, बीइंग ए ब्रदर बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनका अंदाज, इनका कलाम और इनका जो पढ़ने का अंदाज बड़ा मुनफरिद है। और एक बात है कि सभी जितने भी आते हैं ना मेहमान आपके, वो उनका मकाम अपनी जगह पे है, अपना हर एक का अपना मकाम होता है। ये मुझे इनकी स्पीकिंग जो है, उर्दू स्पीकिंग जो है, हम तो पंजाबी है ना, तो एक ही बात है, हम पाकिस्तानी हैं, भाई हैं। ये मेरी यकीन जानिए, अल्लाह गवाह, रसूल गवाह, झूठ नहीं बोलता। मेरी चाची जो थी ना, सकी चाची, लाहौर में मिस्री शाह में, हशमतुल्लाह हिजाब, जी हशमतुल्लाह हिजाब, वो मेरी शायरा थी, वो मेरी सकी चाची थी। जी तो वो उनका तल्लक शिमरे से था। तो ये इनकी जो बातें हैं वो बड़ी मुफीद और बड़ी कारआमद बातें होती हैं, इसलिए मैं पसंद करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि फरूक भाई, अगर मैंने क्या नाम है, काजम भाई, अगर मैंने इंतजार किया तो फिर कौन सी आहर आ गई है? फोन करने से पहले इंतजार करना पड़ता है, कोई ऐसी बात नहीं। एनीवे, तो रमजान मुबारक के महीने का अब मैं बात करूंगा कोरोना की मुनासबत से रिलेटेड कि रमजान मुबारक भी आ रहा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कि रमजान मुबारक के महीने का इस्तकबाल करें हम इस तरीके से कि ये मुकद्दस महीना हमसे खुश होकर जाए। सबसे पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करें, करते हुए हकूकुल्लाह के साथ साथ हकूकुल इबाद की भी पासदारी करें। मसला दुनिया की हवस को, अब तो खैर बात कह दें कि मौत सर पे हमारे खड़ी है, किसी भी मजदूर, मुलाजम या नौकर का हक न मारें,
महंगाई की लानत से दूर रहें, हराम की कमाई से ग्रेज करें। ये बीमारी जो है ना बच्चों पे असर करती है, औलाद पे असर करती है, और ये जो मरम मिट्टी जो बता ना बीमारी पे लगती है, ये सभी जानते हैं। इसको जानते हुए भी इग्नोर क्यों करते हैं? फिर ये जो कुदरती आफत या वबा के लिए अल्लाह ताला से गड़गड़ा कर दुआ। तो बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अनीस, कुछ ताजरान की बात हो जाए, मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना वायरस का अगर लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो फिर क्या हालात रहेंगे। उससे पहले कुछ फैसल ईदी के हवाले से बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात, वज़ीर आज़म का पहचानने से जो है वो इज्तनाब करना या शायद पहचाना नहीं, जब तक तारुफ नहीं हुआ, फिर उसके बाद कोई 30-40 सेकंड की मुलाकात, और फैसल ईदी का जो है वो चेक देना करोड़ से ज़ायद का, या उसकी रकम क्या थी, क्या उन्हें इख्तियार था कि वो इस तरीके से चैरिटी में हासिल होने वाली रकम जो है एक और चैरिटी में दे सकें। और फिर फैसल का जो है वो कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आना, और फिर वहीं मुझे बड़ा अच्छा लगा ये पढ़ के कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ गया। लेकिन फिर एक दिल में हुक भी उठी कि 24 घंटे में आपने अपना टेस्ट करा लिया। आपकी आवाम जो है वो पता नहीं किस पुलिस सरात से गुज़रती है रोज़ाना कि उसका टेस्ट हो जाए या उसको ये पता चल जाए कि उसको ये हुआ है कि नहीं हुआ, और जिस हालत में वो अस्पताल पहुंचता है उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट और फिर अखराजात वो सब कहाँ से पूरे करता होगा। कुछ इसके हवाले से बात हो कि फैसल ईदी का जो ये सिलसिला चला है और इस पर मीडिया ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है, क्या वो रिएक्ट करना बनता है ये तमाम सूरत हाल में? आइए दो बातों को कनेक्ट करते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि आपने पहले सवाल का हिस्सा ये था कि फैसल ईदी साहब को उन्होंने पहचाना नहीं। अब तो सवाल वहां से शुरू होता है कि फैसल ईदी साहब वहां गए क्यों, और फैसल ईदी साहब उनसे जब मिले तो चेक कैसे दिया। आइए पहले उसको जरा खंगालते हैं, इनसाइड दी स्टोरी जरा चलते हैं ना, सही है। पहले तो उससे पहले का मामला देखिए, वजीर आजम साहब को ये बताया गया था कि 3 लोग आपके साथ मिलना चाहते हैं जो आपको चेक देंगे। बात को जरा समझिएगा, सही है। अब वजीर आजम साहब को तो हमेशा पैसे चाहिए होते हैं, सही है ना। अब जरा बात को समझिएगा। जिन लोगों ने फैसल ईदी साहब को वहां पहुंचाया, उनका कहने का मकसद ये था कि यार वो तुम्हें उस वक्त मिलेंगे, तुम्हारी बात उस वक्त सुनेंगे जब तुम उनको कोई चेक दोगे। बात समझ रहे हैं? अब उन्होंने गेम ये क्या, फैसल ईदी को वहां जाना जरूरी इसलिए था क्योंकि फैसल ईदी साहब को वहां से 11 करोड़ रुपए का अपना टैक्स माफ करवाना। 11 करोड़ रुपए का टैक्स माफ करवाना था। इन्होंने खुद ने इतराफ किया हुआ है, इन्होंने खुद ने बोला हुआ है, ये मैंने नहीं कहा। अच्छा, जब ये वहां तक पहुंच गए तो जाहिर तारुफ नहीं हुआ था। इनको तो सिर्फ ये कहा गया था कि 3 बड़े सेठ आ रहे हैं, वो आपको पैसे देंगे। जिसने उनको पहुंचाने का कहा था उसने कहा मैं यहां तक पहुंचा दूंगा, बाकी तुम संभाल लेना। आप बात समझ रहे ना? ठीक, बात को अंदर की रिपोर्ट समझिए। फिर उसके बाद वो गए, जब वो पहचाने नहीं, वो उठकर जाने लगे, देखने का ये फैसल ईदी है, तो वो मिले। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने फिर ये कहा कि यार आप, तो उन्होंने उनकी बकौल फैसल ईदी के, किसी और के नहीं, बकौल फैसल ईदी के जो उन्होंने टीवी में इंटरव्यू दिया है, उनकी 30 सेकंड की जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने 2 मुतालबात कहे। एक ये कि हमारा टैक्स माफ करें, सही, और दूसरा ये कि हमें यूनिवर्सिटी की इजाजत दी जाए। एग्जैक्टली। आप बात समझ रहे हैं? जरा इस बात को समझे कि मुलाकात हुई किस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद ये समझे कि इस मुलाकात का इनका पर्पस क्या था और वजीर आजम का पर्पस क्या था। वजीर आजम साहब तो इनसे अगर इस तरह के फलाई इदारों से मिलना या इस तरह के फलाई इदारों के जरिए काम करना चाहते तो बहुत सारा काम कर सकते थे, वो तो कोई एक अलग बहस है, सही है। इनका वजीर, मैंने आपको पहला जुमला याद रखिए, वजीर आजम साहब का या तो दोस्त होता है या तो दुश्मन होता है, उनका फॉलोवर होता है। ईदी साहब को इमरान खान साहब कभी पसंद नहीं करते थे, वजह समझिएगा। वो मिलने मिलाने जरूर गए, लेकिन इनको शिकायत ये थी कि जब 1996 में और 2001 में इनकी हुकूमत के साथ अब्दुल सत्तार ईदी को मिलाने की कोशिश की तो अब्दुल सत्तार ईदी चले गए थे। आपको याद है? बिल्कुल, बहुत इनसाइड स्टोरी पूरी है। जब तक अब्दुल सत्तार ईदी की तबीयत खराब नहीं हुई इंतहाई दर्जे की, उस वक्त ये देखने गए थे और कराची आए थे। उससे पहले उस दौरान कभी इनसे नहीं मिले।
बात को समझिएगा, उन इख्तलाफात के बाद। बात समझ आ रही है आपको? कुछ शौकत खानम के हवाले से भी इख्तलाफात सामने आए थे। तो आप ये बात समझिए कि ये दुश्मन हो या फॉलोवर हो, तो वो तो उनको दुश्मन की ऐनक से देखते हैं। तो आप तो समझते हैं कि अगर उनके 11 करोड़ रुपए माफ हो जाएंगे उसके इम्कान तो भी कम है। सही है, पहली बात समझे, ठीक है। दूसरा नुक्ता यह है कि अब आ जाइए दूसरे मामला पर। आपने ये तो सवाल का हो गया पहला हिस्सा जिसकी हमने आपको इंटरनल स्टोरी पूरी दे दी, ठीक। अब आ जाइए दूसरे हिस्से पर कि उन्होंने पहचाना नहीं। जाहिर है वज़ीर आज़म साहब ने पहचाना नहीं क्योंकि उनकी चेहरा, उनका लिबास उस तरीके से उनके साथ एजी साहब के साथ मैच नहीं करता। तो जाहिर है आपको जब इंट्रोडक्शन ही ये हुआ है कि ये सनदकार आए आपको पैसे देने के लिए, या ये 3 लोगों से भी मिल लीजिए, आप बात समझ रहे हैं ना। तो ये इनकी तो मुलाकातें हर 10-10 मिनट की इस तरीके से तय होती है, शेड्यूल होती है प्राइम मिनिस्टर हाउस, दिन से फायदे लेने। और ये पीए पर और नीचे के स्टाफ पर डिपेंड कर रहा होता है। वो उनको बताते हैं वज़ीर आज़म को, सर ये है, फिर उनसे टाइम लेते हैं, फिर इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। उससे 2 दिन पहले जो है वो इनको अपने जहाज को ले जाने की इजाजत मिली थी एजी साहब को। सही, उस बहस को छोड़। अब आइए उस नुक्ते पर, क्या आपने ये कहा कि वज़ीर आज़म, आपने पहला सवाल ये पूछा कि ये हुआ, दूसरा आपने ये पूछा कि वज़ीर आज़म साहब ने फौरन टेस्ट करवा लिया। जनाब देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने फौरन टेस्ट करवा लिया, उनकी रिपोर्ट अगर नेगेटिव भी आई तो वो बताई नहीं जाएगी, क्योंकि हमेशा से इस तरह के वज़ीर आज़म, जो मैंने आपसे कहा जो बादशाहती निज़ाम के तहत चलते हैं, उस तरह की रिपोर्ट्स हमेशा पॉजिटिव आती है। आप बात समझ रहे हैं ना। हमेशा रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं होगा, मतलब अच्छा दिखाया जाएगा, होश-बाश, शेरबाश दिखाया जाएगा, ठीक है। ये ज़रूरी होता है, ये फिनोमिना है। तीसरा नुक्ता अब आ जाइए कि अवाम ज़ाहिर परेशान है। अवाम को लंबी-लंबी कतारों में इंतज़ार करना पड़ता है। वो एक आदमी जो जरासीम लेकर गया होता है, वो पूरे हॉस्पिटल को जरासीम देकर वापस आ रहा होता है, सही है। और फिर उसको अगले दिन की फिर तारीख मिल जाती है। वो बेचारा फिर अगले दिन जाता है, फिर 500 लोगों को जरासीम लगाता है, फिर वापस आ जाता है। उसको तो छोड़ दीजिए। अभी इन्होंने कुछ जगहों पर सिस्टम अच्छा किया है, लेकिन बहरहाल उस पर बाद में बात करेंगे अगर जिंदगी रही। आपके सवाल का तीसरा नुक्ता कि फैसल अली साहब को कोरोना हो गया। बिल्कुल फैसल अली साहब को हो गया, और उनका टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। और पॉजिटिव आने का मतलब यह है कि उनको ये वायरस है। वज़ीर आज़म साहब को भी और जी, उनके साहबजादे को भी वायरस हुआ है जी। उनका भी पॉजिटिव अच्छा, इस मामले में फैसल ने बहुत अच्छी वीडियो जारी की अपनी, और बहुत अच्छी पॉजिटिव वीडियो जारी की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो सेहतमंद हैं और जल्द सेहतमंद हो जाएंगे। तो ये उनका एक एंगल है कि ज़ाहिर है उन्होंने अपने लोगों को मोटिवेट रखा है कि उससे आप परेशान ना हो, हम जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। और उम्मीद ये है, ज़ाहिर एक बहुत बड़ा इदारा है और सबको ये तवक्कुआत है कि फैसल साहब जल्द से हो जाएंगे। फैसल साहब के इस दौरान वायरस से मुतासिर होने के बावजूद भी इंटरव्यूज आ रहे हैं मुसलसल। आप टीवी चैनल्स में उनके इंटरव्यूज देख रहे होंगे। कल शाज़िब खानज़ादा के साथ भी बैठे थे वो, उनके मुख्तलिफ बयानात भी आ रहे हैं। तो ठीक है, ठीक है अनीस। मैं एक कॉलर ले लेता हूं और उसके बाद आपसे फिर लास्ट 5 मिनट्स होंगे मेरे पास, ताकि प्रोग्राम मुझे क्लोज भी करना है। बहुत देर से होल्ड पर हैं, मैं माजरत चाहता हूं आपसे भी कि आपको बहुत देर तक होल्ड कराया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम काज़म भाई, मैं एक सवाल है जो बहुत ज़रूरी है, मैं पूछना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं सवाल पूछूँ, या हम बोले हैं या आप बोले हैं, कल अगर प्राइम मिनिस्टर को टिप्सें लगाते हुए या शेरों के साथ भागते हुए वो दिखा दें, तो फिर आपका क्या सोच होगी आपकी। ये तो उनके हाथ में है, जो जी चाहे करें। अनीस भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं वापस फ्रांसिक पे लेके जाना चाहता हूँ कि फ्रांसिक रिपोर्ट का बहुत शोर डाला हुआ है लोगों ने कि जी उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, ईमानदारी की कमाल कर दिया। अब फ्रांसिक रिपोर्ट में 3 दफा ये गई है रिपोर्ट वज़ीर आज़म के पास, 3 दफा। एक दफा आई है तो फिर वापस गई है, फिर आई है, फिर वापस 3 दफा चेक किया। उसके बाद उन्होंने KPK का जो डायरेक्टर है FIA का, उसको तब्दील करके तो फ्रांसिक रिपोर्ट पे ला के लगाया। आज फिर एक तब्दील कर दिया। तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि फ्रांसिक रिपोर्ट जो इतना शोर डाला हुआ है, इसमें से आपको कुछ मिलेगा, या कि ये फ्रांसिक होते 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 तमाम निकल जाएंगे और पीछे मैं और आप ही रह जाएंगे मुंह देखते। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वैसे नकवी भाई 2 दिन रहते हैं फ्रांसिक में, आज 22 होगी, 23, 24, 25 को आपके हाथ में होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनाब वालेकुम अस्सलाम। मुज़व्वर नकवी। जी, मुज़व्वर नकवी साहब नॉर्वे से। मैं ज़रा सा जो था वो, क्योंकि मैं गलत प्रोनाउंस कर जाता हूँ, इसलिए मैं रुका हुआ था। नहीं,
असल में बात यह है कि व्यूज ऑन न्यूज जो है ये हिदायत टीवी का चैंपियन प्रोग्राम है। माशाल्लाह आपने आप बड़ी मेहनत करते हैं और आपके मेहमान जो हैं बहुत अच्छा तज़किया पेश करते हैं। मेरा एक सवाल है इनके जी सिंध और वफाक में जो चपकलिश चल रही है इसका अंजाम क्या होगा? ठीक है, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अनीस बिल्कुल कोई कॉल नहीं लूँगा मैं। नकवी साहब का ये सवाल, सिंध और वफाक में जो चपकलिश चल रही है, मैंने ग्लासगो के नकवी साहब को जवाब दे दिया था। आप अगर उन्हें कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी कह लें। फिर अब ये जो हमारे नॉर्वे से नकवी साहब थे, इनको मुजव्वर नकवी साहब, इनका कि सिंध और पंजाब की चपकलिश, ठीक है? अच्छा, क्योंकि ये 2 मिनट में नहीं क्लियर करना है, उसके बाद हमने 2-3 मिनट, एक लास्ट आखिरी सवाल होगा, आखिरी एक रहती है हमारी डिस्कशन, उस पर हमने बातचीत करनी है, प्लीज। अच्छा, पहला सवाल ये कि एफआईए का, एफआईए में मैं पिछले 2 दिन से राब्ता कर रहा हूँ और मेरे सोर्सेज से मैंने बहुत कुछ मालूम करने की कोशिश की है। तो जो मुझे मालूमात मिली है वो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि हो क्या रहा है। एफआईए की रिपोर्ट को अपने मुताबिक तरतीब देने की कोशिश की जा रही है और उसमें ये बात करने की कोशिश की जा रही है कि जो 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 हमारे बादशाह चाहते हैं वो नतीजा उस रिपोर्ट के अंदर आ रहे हैं। बात को समझिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला जो रिपोर्ट जो वो चाहेंगे उस तरीके से, और वाजिद जिया साहब इस मामले में बड़े माहिर हैं कि जिसको जिस तरह की रिपोर्ट बनानी के देनी होती है उस तरह की रिपोर्ट बना के देते हैं। पहली सवाल के जवाब। दूसरा सवाल जो था वो खास तौर पर सिंध और पंजाब की चपकलिश का। देखिए, सिंध और पंजाब का कोई मामला नहीं है, इस बात को ज़हन में रखिए। इस वक्त तहरीक इंसाफ और पीटीआई का मामला, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मामला है। तो सिंध और पंजाब में कोई चपकलिश नहीं है। पंजाब में किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त मामला तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान है। तहरीक इंसाफ की आला क़यादत के सामने ये पेश किया गया है कि इमरान खान के सामने ये पेश किया गया है कि जनाबे वाला आप ये बहुत झूठा है, मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी बहुत झूठ बोल रही है। तो इमरान खान ने कहा है उसको मुंह तोड़ जवाब दो। तो ये आपस का मसला चल रहा है, इसका और कोई इशू नहीं है। ये दोनों जवाब आ ठीक है। मुझे वैसे मुराद अली शाह इस वक्त जिस तरीके से बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो काम हुआ है सिंध में, और उसकी आपने भी शुरू में जब बात हो रही थी तो उसकी तायद की कि, और मैं इस चीज़ पे खुश हूँ कि वाकई पीपल्स पार्टी ने अगर कोई काम किया है सिंध में, जो लॉकडाउन जिस हद तक भी वो कंट्रोल कर सकें उस हद तक कंट्रोल हुआ है। लास्ट कॉलर, आपसे गुजारिश है प्लीज़ अपनी बात को इख्तिसार में रखिएगा ताकि जनाब। जी, मैं माजरत चाहता हूँ, दोबारा मैं आपको जहमत दे रहा हूँ। मैंने सवाल किया था वफाक और सिंध में। वफाक और सिंध में जी, हाँ जी, ये पंजाब नहीं, वो गलत समझे हैं। वफाक और सिंध में ये जो चपकलिश चल रही है उसका अंजाम मैंने पूछा था। बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है। मुझे साहब वफाक और सिंध के हवाले से ही बात हुई थी, अनीस फिर दोहरा दीजिए। देखिए, वफाक और सिंध में मैं फिर कह रहा हूँ कोई मसला नहीं है, सही है। ये इस वक्त पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात हैं। दोनों किसी एक की बात मानते हैं और उसकी बात मान रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये आपस में जो पार्टी लीडर्स हैं उनके मसाइल हैं कि इमरान खान साहब को जो रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं वो मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ दी जाती हैं। फिर वहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों तरफ जज्बात का इजहार, अगर हम देखें कि जो बॉडी लैंग्वेज जो ज़्यादा एग्रेसिव है वो पीटीआई के मेम्बरान्स की नज़र आती है, और पीपल्स पार्टी बहुत तहम्मुल से अपने जो उनके जवाबात दे रही है। सईद गनी साहब जिस तरीके से जवाब देते हैं, या पीपल्स पार्टी के दूसरे वुज़रा, या काजिम पीपल्स पार्टी मजे ले रही है। आप यकीन मानिए, मैं पीपल्स पार्टी की कुछ आला क़यादत से मिला हूँ पिछले दिनों में, वो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। और एंजॉय करने से मुराद है वो इनके बयानात को एंजॉय कर रहे हैं और वो चुपचाप बैठकर सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। ये मैं आपको अंदर की बता रहा हूँ और वो हंसते हैं। हाँ, ऐसा ही है। मुझे कुछ जरदारी साहब की ट्रेनिंग्स जो है ना वो बड़ी काम आ रही है लोगों को, और वो लोग आखिरी अनीस आखिरी मैं माफ़ चाहता हूँ कॉल नहीं उठा पाऊँगा अब, आखिरी और 2 मिनट में, रोज़े, गर्मी, भूख, वायरस, और फिर मस्जिद, हुकूमत और हरारत बहुत बढ़ चुका है। अल्लाह ताला हम सब पर रहमत करे। आपको पता है कि जो दर्जा हरारत बढ़ता है उसके बाद जो गर्मी के रोजे होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं। इस वक्त गर्मी के रोजे एक आम मजदूर के लिए वैसे ही मुश्किल थे, और उस सूरत हाल में इस वक्त रोजगार ने उसको और मुश्किल कर दिया है। महंगाई के जिन्ने और ज्यादा हावी हो चुका है दुनिया भर के अंदर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो चुकी है, पाकिस्तान में नहीं। आज की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं कि दालें, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, जो 70 रुपए की किलो इनको पड़ती है कारखाने में, गोदाम में आकर, वो 200 रुपए किलो फरोख्त हो रही है।
उसके साथ साथ अब वायरस का खौफ। देखिए, अगर ये वायरस अटैक करता है और हम बेहतर तौर पर नहीं देख पाते, रोजे होंगे, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, और साथ साथ हमें वो कदम उठाने पड़ेंगे जो पिछली बार हीट स्ट्रोक में उठाए थे। पिछली बार हीट स्ट्रोक में जब बहुत ज्यादा अम्मात हुई थी, तो कराची और दीगर शहरों की सड़कों पर लोगों ने पानी की सबीलें लगाई थी। आपको वो नेकी का रास्ता नहीं छोड़ना पड़ेगा। सही है, आपको वो रास्ते अपनाने पड़ेंगे कि इन सब हालात में आपको जगह-जगह सबीलें लगानी पड़ेगी। ये मैंने तशबीहतन इस्तेमाल किया है, जगह-जगह सबीलें लगाना। इसका मकसद ये है, इस जुमले का मकसद ये है कि आपको लोगों को जगह-जगह पहुंचकर तिब्बी सहूलियात के साथ-साथ उनको खुराक और उनको वायरस से बचाव के वो तमाम इक़दामात करने पड़ेंगे। आपको जगह-जगह सबीलें लगानी पड़ेगी। आपको मेडिकल की फैसिलिटीज के हवाले से लोगों को सहूलियत देनी पड़ेगी। लोगों को लंबी-लंबी कतारों से बचाना पड़ेगा। आपको लोगों को खुराक पहुँचाने के लिए ज़लील और ख्वार नहीं करना चाहिए। आपको लोगों के रोज़गार का ख़्याल रखना चाहिए। सूरत-ए-हाल मैं जो देख रहा हूँ, वो बहरहाल मैं मायूस हरगिज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूँ कि सूरत-ए-हाल अच्छी नहीं होगी अगर हमारी हुकूमत ने और हमारी अवाम ने एक पेज पर आकर कोई काम ना किया। अनीस, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ रहने का। रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो अभी से एडवांस में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। हैप्पी रमज़ान टू यू, और पूरे रोज़े रखिएगा ताकि दुआओं में, और रखें तो दुआओं में याद रखिएगा। हमारे साथ पाकिस्तान से ऑल द वे रहने का बहुत शुक्रिया अनीस। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे थे व्यूज़ एंड न्यूज़। कोशिश होती है कि मुकम्मल तौर पर बात हो सके। वक्त कहाँ चला जाता है पता ही नहीं लगता, और वक्त ख़त्म हो जाता है और हमें आपसे इजाज़त लेनी पड़ती है। आज इस सिलसिले का रमज़ान से पहले का ये आखिरी प्रोग्राम था। अब मज़ीद मुलाकात आपसे रमज़ानों के बाद होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि आपकी दुआएं जो हैं वो, हम एक दूसरे के लिए जब दुआ करते हैं तो रब को और प्यार आता है कि यह एक दूसरे से इतनी प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि एक दूसरे को दुआओं में याद रखते हैं। उससे ही मकसद हल हो जाता है। और उसके साथ साथ हिदायत टेलीविज़न को रमज़ानों में याद रखिएगा। हमने एक 72 पाउंड की अपील आपके सामने पेश की है। वन ऑफ डोनेशन है। अगर आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, 786 मेंबर्स की जो है ये जगह है। इसमें देखें कि किस हद तक कौन कौन तेज़ जो है इसमें कदम उठाता है, बढ़ता है इस तरफ, ताकि अगर डोनेशंस मिलते रहते हैं तो ये इदारा जो है मुस्तहकम रहता है और आपकी खिदमत इसी तरीके से करता रहेगा और करता है। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान काज़िम रज़ा को। ज़िंदगी रही, सेहत रही, इंशाअल्लाह ताला फिर कल सुबह हिदायत में मुलाकात होगी और फिर मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।